अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम स्पोर्ट्स साइट के क्रिकेट वुमेन्स स्पेशल पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल शहबाज खान एंड हमें ज्वाइन किया है बिलाल सलीम एंड सकीना नाज। दोनों पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को बारीकी से फॉलो करते हैं और पाकिस्तान का दौरा आयरलैंड कुछ दिनों में स्टार्ट होने जा रहा है। सो आज हम बात करेंगे ऑन वुमेन्स क्रिकेट। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सकीना एंड बिलाल, हाउ आर यू? एंड स्टार्टिंग ऑफ, what's your take on this upcoming series and ओवरऑल पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप के बाद ये हमारी पहली सीरीज होने जा रही। Thank you, Rahman, for having me. I'm good, Alhamdulillah. So yeah, there is a जैसे आपने भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली सीरीज है, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद ही पहली सीरीज है और इस साल की भी पहली T20 सीरीज होगी। लाइक इन अगस्त वी आर गोइंग टू प्ले, तो इन 8th month ऑफ द ईयर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक डिसअपॉइंटमेंट फील भी होती है जब आप इस तरह की चीज़ को देखते हो इस नज़रिए से कि इतने वक्त के बाद हम मैच खेल रहे हैं। तो ऐसा ही है, कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, लेकिन एक्साइटमेंट है। और अच्छा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, स्क्वाड मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो या जी बिलाल, व्हाट्स योर टेक? जी, ये हमारे वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस शुरू हो रही हैं इस सीरीज़ से और हम कोई 7-8 माह के बाद पहली सीरीज़ खेल रहे हैं। तो आई थिंक अच्छा है कि अब हम T20 वर्ल्ड कप भी आगे आ रहा है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, स्क्वाड जो इन्होंने 24 शॉर्टलिस्ट किए थे, उससे ये बेस्ट ही 15-16 निकल सकते थे, जो निकाले हैं। और कुछ न्यू प्लेयर्स भी आए हैं, कुछ का कमबैक भी हुआ है, कुछ इंजरी के बाद भी वापस आ रहे हैं T20 में। तो आई थिंक इट्स गुड कि अब न्यू मैनेजमेंट है। लास्ट ईयर तो मैनेजमेंट बहुत न्यू थी वर्ल्ड कप में, उनको प्रॉपर प्लानिंग का मौका नहीं मिला, कैप्टन भी न्यू थी, वो एक ही शायद सीरीज़ खेली थी। तो आई थिंक इस बार उनके पास टाइम भी है और सीरीज़ भी हैं, मैचेस भी हैं कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ फिर वर्ल्ड कप में जा सकें। सही। अच्छा, सकीना, लेट्स कम टुवर्ड्स द स्क्वाड। अगर हम बात करते हैं, हमने जो लास्ट मैच जब हमने वर्ल्ड कप में खेला था, उस टीम में हमारे पास सीनियर प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, इरम जावेद, निदा डार जैसे प्लेयर्स मौजूद थे। लेकिन फिर हमने देखा कि रिसेंटली जब ओडीआई टीम के क्वालिफायर्स हुए थे, उन उस कैंप में भी हमने देखा था कि कुछ चेंजेस लेके आई है नई मैनेजमेंट अंडर मोहम्मद वसीम। और फिर वही हमने रिफ्लेक्ट होते देखा इन T20 आई जो अभी कैंप लगा था कराची में, उसमें से भी जो 25 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए गए थे, उसमें भी प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको साइडलाइन किया गया और नई टीम को लेके आए। अगर हम स्कॉट की भी बात करते हैं, ईमान फातिमा का को डेब्यू सीरीज है उनकी इन T20। सो अगर आप स्क्वाड की बात करते हैं फ्रॉम लास्ट T20 टू दिस T20, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस स्क्वाड? नहीं, वेरी ऑनेस्टली रहमान, अगर हम देखें कि सीनियर्स को जिनको साइडलाइन किया गया उनमें से किसी को भी अनफेयरली साइडलाइन नहीं किया गया है। तो ये तो चीज़ वहीं पर ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता था। हम लोग 2022 के वर्ल्ड कप के बाद ही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो है वो उस टाइम बिस्मा निदा और ये जो लॉट है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी अब हमारे स्क्वाड्स में से। वो तो ऑलरेडी होना था। अब ऑब्वियसली कहीं न कहीं इस चीज़ के ऊपर ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि इट शुड बी हैंडल्ड बेटर बाय बोथ साइड्स, बोर्ड एंड प्लेयर्स, कि टाइमली जो है वो रिटायरमेंट्स अनाउंस हो जाया करें और प्रॉपर तरीके से हो जाया करें। बजाय ट्वीट्स के ऊपर हो और इस तरह स्क्वाड से एकदम से अनाउंसमेंट आए स्क्वाड के अंदर कि नहीं, भई अब वो प्लेयर स्क्वाड में नहीं होंगे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो किसी भी प्लेयर को अनफेयरली जो है वो साइडलाइन नहीं किया गया। और यही वजह है कि जब हम अभी मैं स्क्वाड को देख रही हूँ, तो आई डोंट फील लाइक कि किसी और सीनियर के होने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, इसमें आपके पास सीनियर्स हैं। मुनीबाल इज़ प्लेइंग फ्रॉम क्वाइट अ टाइम नाउ, लाइक ऑलमोस्ट 10 इयर्स होने वाले हैं उनको खेलते हुए टीम के साथ। फातिमा को भी 6-7 साल हो चुके हुए हैं। तो ऑलरेडी आपके पास जो जो लॉट थी, जिनको हम लोग कुछ अरसे पहले तक हम लोग कहते थे क्योंकि जूनियर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, वो अब सीनियर्स हैं, तो अब उनको सीनियर्स वाले शूज़ में आना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो मुझे नहीं महसूस होती बिल्कुल भी कि देख के स्क्वाड को कि हमें सीनियर्स की ज़रूरत है इस स्क्वाड के अंदर, या फिर किसी सीनियर को जो है अनफेयरली साइडलाइन किया गया है।
अभी भी हम देखते हैं स्क्वाड के अंदर तो वी हैव अ नेम ऑफ आलिया रियाज, और आलिया रियाज तो शायद इन कमिंग 2-3 इयर्स जो एक और रिटायरमेंट हमें देखने को मिली कि वो शायद अब आलिया रियाज की होगी, लेकिन अभी जो है वो स्क्वाड में है, अपने मेरिट के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरिट पे नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। वो अपना प्रोसेस है इस चीज का, वो होता है। वो अभी हुआ है रिसेंटली कि हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स जो थे रिटायर हुए, उन्होंने या फिर उनको जो खुद साइलेंट बोर्ड ने किया, तो ये होना था। तो आई डोंट थिंक कि किसी को अनफेयरली किया गया है। अच्छा बिलाल, अगर हम चलो इस स्क्वाड की बात करते हैं, इसमें न्यू एडिशन है ईमान फातिमा की। सो व्हाट डू यू थिंक कि ईमान फातिमा, हमने उनको देखा, उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छा खेलती आई हैं, बट उनको इंक्लूड किया गया है। सो व्हाट you will say on her inclusion, and what's your opinion on this squad, as you mentioned earlier, okay, this is the best available squad selected from 24 members. जी, ईमान फातिमा को तो बेसिकली सिलेक्ट किया गया उनकी हिटिंग एबिलिटी की बेस पे, और रिसेंटली जो उनके एक करियर में ट्रांजिशन आई है, जो कि वो ट्रांजिशन आई है कि वो ओपनर से मिडल ऑर्डर में आई हैं, जिससे उनके लिए स्पेस बन गई है टीम में। पहले तो मुनीबा होती थी, सिद्रा होती थी, जो हमारे फिक्स्ड ओपनर्स हैं, और वो अभी उनके इंटरनेशनल करियर में काफ़ी साल भी रहते हैं। तो ईमान फातिमा के लिए वहाँ जगह बननी मुश्किल थी, जिसकी वजह से वो अब नीचे बैटिंग पे आई हैं। इस स्क्वाड में बेसिकली जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, उन्हें निदा डार की रिप्लेसमेंट पे लेके आया आया गया है। तो आई होप कि वो उसी 4-5 नंबर पे खेलें जिस पे उन्होंने डोमेस्टिक खेला है, अगर उनको मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में देखी उनकी एबिलिटी स्पिन स्पिन हिटिंग पे, वो स्पिनर्स को अच्छा हिट हिट कर रही थी। तो वो 4-5 नंबर पे हमें एक पावर हिटर मिल सकता है, जो कि पहले सारा काम फातिमा को ही करना पड़ रहा था। वर्ल्ड कप के दौरान भी हमने देखा कि आलिया रियाज़ ख़ैर इतनी अच्छी फ़ॉर्म में नहीं थी, निदा डार भी नहीं थी बैट से, तो वो फातिमा को ही सारा कुछ करना पड़ रहा था। तो आई थिंक अगर उनको मौका मिलता है, और वर्ल्ड कप से पहले अभी काफ़ी टी20s हैं, तो वो अप टू वर्ल्ड कप हमारे पास एक अच्छा नंबर 4 ऑप्शन बन सकती हैं। अच्छा, मैं अपने बॉलिंग यूनिट पे भी आना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है जो कवर नहीं की जाती, और मतलब इफ समवन लाइक मी एंड समवन हु फॉलोज मेंस क्रिकेट, उसको वुमेन्स क्रिकेट के बारे में इतना आइडिया नहीं होता। इट्स वी कैन से कसूर मीडिया का भी आता है, कसूर सबका आता है, बट अगर मैं इस स्क्वाड की बात करता हूँ, आई वुड आस्क सकीना, अगर हम इस बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, लाइक सीनियर, आपने खुद ही कहा कि जो प्लेयर्स पहले से खेल रहे थे वो अब सीनियर्स बन चुके हैं, एंड फातिमा की बात करते हैं, जिस तरह वो ग्रूम हुई है फ्रॉम पेस बॉलर टू ऑलराउंडर, देन एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। अब उसके साथ अगर हम देखते हैं इंडियाना बेग, और हमने रिसेंटली क्वालिफायर्स देखा है, जुनैद खान के आने की वजह से रिवर्स स्विंग्स पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और हमें मतलब वी हैव द एबिलिटी कि अगर हम कम स्कोर पे भी अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं, तो वी हैव द एबिलिटी टू बॉल आउट द ओपोनेंट while defending the target. So what do you think कि एक मेजर चेंज इस बॉलिंग लाइनअप में भी आया है, और हम अगर हम टी20 आई के नंबर वन बॉलर की बात करते हैं, वी हैव सादिया इकबाल विद अस। तो बॉलिंग यूनिट की अगर आप बात करो, सो किस तरह पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट में ये इवॉल्व आई है बॉलिंग में? ओके, सो अगर हम बॉलिंग यूनिट की इस टाइम बात करते हैं तो जो हमारा पेस यूनिट है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जो भी कुछ टाइम से ऑन एंड ऑफ यही बॉलिंग यूनिट चल रहा है। फातिमा है, डियाना है, वहीदा है। वहीदा ऑब्वियसली उनको इतने मैचेस नहीं मिले, लेकिन वो टीम के साथ ट्रैवल करती रही हैं, काफ़ी ज़्यादा टीम के साथ मतलब रही हैं। तो उसमें तो ऐसी कोई चेंजेस नहीं है। निदा के एक निदा गई हैं जो आपका स्पिन यूनिट है उसमें से, लेकिन उसके लिए भी आपको उस तरह की कमी महसूस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास सादिया भी हैं और नशा भी हैं टीम के अंदर। और उसके अलावा जो है ऑब्वियसली रामीन खुद भी जो है, रामीन जो है वो भी एक अच्छा रिसोर्स है स्पिन के हवाले से, तो वो भी आपके लिए इतना कोई इशू नहीं है। तो जो बॉलिंग यूनिट है वो तो बहुत स्टेबल है हमारा। हाँ, ऑब्वियसली एट टाइम्स जो है वो हमारे बॉलर्स जो हैं वो पिच रीड नहीं कर पाते तरीके से। वो एक थोड़ा सा हमारा इशू हमेशा से रहा है कि कभी कभार जो बॉलिंग का प्लान है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं बना हुआ होता।
उसमें कहीं न कहीं मैनेजमेंट का होता है, तो मैनेजमेंट आपके पास अच्छी है इस टाइम, जैसे आपने बात की। तो आई फ़ील लाइक कि इस हिसाब से तो कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। इसके अलावा तूबा हसन जो है वो ऑलरेडी वो स्क्वाड के अंदर हैं, एंड आई वुड लाइक हर टू प्लेइंग, मतलब कि आई लाइक पाकिस्तान टू स्टार्ट विद हर, क्योंकि हम लोग आई डोंट नो व्हाई, लेकिन थोड़ा-सा हम लोग लेडीज़ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी देनी चाहिए। तो इस दफ़ा जो है आई वुड लाइक देम टू स्टार्ट विद तूबा हसन। अच्छा बिलाल, जैसे सकीना ने तूबा की बात की है, मैंने जितना तूबा को देखा है, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी कवर करते हैं। सो आपने बात की थी ना कि ईमान फातिमा को एज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ निदा डार लेके आया गया है। येस, निदा डार इज़ एन ऑफ स्पिनर, बट डोंट यू थिंक अगर हम स्टार्टिंग 11s की बात करते हैं, तूबा वो रोल प्ले कर सकती है? क्योंकि विद द बैट वी हैव सीन कि तूबा के पास भी एबिलिटी है टू स्कोर रन्स लाइक फातिमा सना, और वो उस रोल में इफ़ेक्टिव हो सकती है। क्योंकि हम बाकी स्पिनर्स की बात करते हैं, वी हैव सादिया इकबाल एंड नशरा। सो क्या कहते हैं आप? देखिए, रिसेंटली ना जब जैसे ही तूबा ने बैटिंग पे अपने फ़ोकस किया था, तो पाकिस्तान को एक ये एज हासिल हुआ था कि हमें तीसरा स्पिनर जो है ना, वो एज़ अ प्योर बॉलर नहीं खिलाना पड़ता था। हम सादिया को खिलाते थे, नशरा को खिलाते थे, निदा डार, उमाइमा और तूबा, ये हमारे पास तीसरा, चौथा या पाँचवाँ स्पिनर होते थे, जिसमें ऑफ स्पिन भी कवर हो जाती थी और लेग स्पिन भी कवर हो जाती थी। और तूबा तो डेफ़िनेटली खेलेंगी ही खेलेंगी, क्योंकि वो आपका एक लेग स्पिन ऑप्शन भी कवर करती हैं और साथ बैटिंग का भी करती हैं। लेकिन निदा डार या उमाइमा सुहेल के स्क्वाड में ना होने से जो इश्यू ये आया है कि अब पाकिस्तान को एज़ अ प्योर ऑफ स्पिनर खिलाना पड़ेगा। नो डाउट रामीन ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया डोमेस्टिक में विद द बैट, लेकिन अब इंटरनेशनल में वो कैसे उसको कन्वर्ट करती हैं, ये देखना है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम तीसरा या चौथा स्पिनर प्योर एज़ अ स्पिनर नहीं खिला सकते, हमें बैटिंग फिर हमारी वीक होती जाती है, जो हमें ओवर द ईयर्स निदा डार ने बड़ा एडवांटेज दिया है, क्योंकि वो प्रॉपर बॉलर थी और फिर प्रॉपर बैटर थी, इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेशल स्पिनर नहीं खिलाना पड़ता था। और दूसरा, जो हमारी अगर स्पिन बॉलिंग से हट के फ़ास्ट बॉलिंग की तरफ देखा जाए, तो हमने देखा है कि फ़ास्ट बॉलिंग में जब से जुनैद खान साहब आए हैं और हमें कोच मिला है, तो हमारे बॉलर्स की बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट आई है। चाहे वो फ़ातिमा हो, चाहे वो दियाना बेग हो, तो उनकी परफ़ॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आई है, उनकी फ़िटनेस में इम्प्रूवमेंट आई है। और जो सबसे बेसिक इश्यू हमें लास्ट ईयर आया था, वो मैं इस मैनेजमेंट को ब्लेम तो नहीं करता। हमने देखा कि वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में हमारी दियाना बेग फ़ास्ट बॉलर जो हैं वो इंजर्ड हो गई, और हमारे पास बैकअप में कोई बॉलर ही नहीं था, फ़ास्ट बॉलर। और फिर हम वो यंगस्टर तस्मिया को हमने वर्ल्ड कप स्क्वाड में ऐड किया, बल्कि वो पहले ही स्क्वाड में थी और वो हमारे पास तीसरा ऑप्शन था। तो इस बार हमें ये हम चाहते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि अब फ़ास्ट बॉलिंग कोच भी हैं और हेड कोच भी हैं। तो इस मैनेजमेंट से हम ये है कि जो आने वाली सीरीज़ हैं, उनमें तीसरा ऑप्शन जो अभी वहीदा अख्तर को डाला गया है, उनको भी मौका दिया जाए। सिर्फ़ 2 फ़ास्ट बॉलर्स के साथ ना जाया जाए, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट आपका कोई भी अगर अनफॉर्च्यूनेटली इंजर्ड हो जाता है, तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। लास्ट वर्ल्ड कप में भी हमें ये प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ी थी कि दियाना के इंजर्ड होने के बाद हमारे पास पेस ऑप्शन ही नहीं बचा था कोई। तो मुझे लगता है कि फ़ास्ट बॉलिंग वाली साइड पे हमारे कोचेज़ और मैनेजमेंट को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम 2 फ़ास्ट बॉलर से ही सारा सीज़न या वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर सकते। हमें तीसरे फ़ास्ट बॉलर को भी मौका देना चाहिए, और आयरलैंड की वो सीरीज़ है, जहाँ हम मौका दे सकते हैं। वहाँ की कंडीशन भी मीडियम पेसर को सूट करती है। तो आई थिंक ये वाली चीज़ें हमें अब माइंड में रखनी चाहिए गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। इसी अच्छा, में एक मेरा पॉइंट ऐड नेक्स्ट सव जी, जी, जी। इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि अभी जिस तरह बिलाल कह रहे थे, ऑलराउंडर्स की बात कर रहे थे, तो हमारा कहीं न कहीं एक मसला ये भी आता है कि जो इस टाइम आपका टॉप स्कोर बनता है टी20 या ओडीआईज़ के अंदर, उसमें कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो स्पिन ऑलराउंडर नहीं है। तो एक टाइम के अंदर हम लोग उमाइमा होती थी, बिस्मा थी, जवेरिया थी, तो तीनों जो थी वो आपको 1-2 ओवर्स तो करवा के दे ही सकती थी, जब आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो वो एक मसला जो है ना आपका कंटिन्यूअसली आ रहा है इस टाइम पिछले कुछ सालों से। जब जवेरिया ऑब्वियसली टीम से निकली, फिर बिस्मा ने बॉलिंग करना छोड़ दी बिल्कुल ही, तो मायमा जो थी वो ऑन एंड ऑफ हो गई। तो वो कहीं न कहीं आपका एक इश्यू है कि आपका जो टॉप पर आता है, डोमेस्टिक से भी ऐसे ही प्रिपेयर होकर आ रहा है और आगे भी ऐसा ही है, उनमें स्पिन
स्पिनर का ऑप्शन नहीं है। तो हमें वो एक एज होता था हमेशा से स्पिन ऑप्शन के अंदर कि हमारे पास टॉप 4 के अंदर भी ऑलराउंडर्स होते थे। तो तभी एक टाइम कैसा था कि 7 से 8 प्लेयर्स होते थे प्लेइंग 11 के अंदर जो बॉलिंग करा सकते थे और रेगुलरली करा दिया करते थे। तो वो जो है वो एक थोड़ा-सा एज है जो लूज़ किया हुआ है हमने। तो वो ऑब्वियसली इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि इनमें प्लेयर्स में से किसी को बॉलिंग कराना शुरू कर दें, करवाई भी जा सकती है। लेकिन फिर आपके पास एक थोड़ा-सा मसला मसला रहता है कि कहीं उनकी बैटिंग इफेक्ट ना हो जाए। लेकिन ये है कि अगर फ्यूचर के अंदर आपको कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट दिखता है जो कि स्पिन ऑलराउंडर है और टॉप 4 में खेल सकता है, तो उसके लिए जो है एक आय रखने की ज़रूरत है मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं एज देती है जो इस टाइम जो है वो टीम के पास नहीं है। हाँ, बिल्कुल अच्छा मैं सॉरी हुँ, रहमान भाई, मैं एक जी, बिलाल। हाँ हाँ, जी। वो सकीना ने बात की ना कि इस जो स्क्वाड है इसमें भी बॉलिंग करवाई जा सकती है, तो मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक में मैनेजमेंट ने कोशिश की भी है, प्लेयर्स को रोल दिया भी है कि वो बॉलिंग करें या कोई डिफरेंट रोल करें। जैसे गुल फरोज़ा से विकेट कीपिंग कराई गई और सदफ से बॉलिंग करवाई गई डोमेस्टिक में। दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान कि इन प्लेयर्स को प्लान दिया गया है कि अगर आपने टीम में रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको बॉलिंग वाली साइड पे भी आना पड़ेगा, क्योंकि वी नीड हमें टॉप 7 में सिर्फ स्पेशलिस्ट बैटर ही नहीं चाहिए, हमें साथ-साथ बॉलिंग के ऑप्शन भी चाहिए। तो मैनेजमेंट की तरफ से तो एक ट्राई है कि हम देख सकते हैं आयरलैंड की कंडीशन में शायद सदफ बॉलिंग करें अगर वो खेलें। तो मैनेजमेंट ट्राई कर रही है कि जैसे हमारे पास्ट में ऐसा होता था, जैसे स्कीना ने मेंशन किया कि हमारे पास टॉप 4 में ही बॉलर्स होते थे। तो मैनेजमेंट की एक ट्राई है कि इन्हीं में से कोई बॉलर निकाला जाए जो कोई मीडियम पेसर हो सदफ की तरह या कोई ऑफ स्पिनर हो। तो अब देखें मैनेजमेंट की तरफ से तो डोमेस्टिक में एक प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। सही। अच्छा, जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाह रहा था वो यही था कि बिलाल भाई, जैसे कि आपने मेंशन की ना कि हमारे जो पेसर्स हैं, हम अमूमन 2 पेसर्स के साथ जाते हैं, जिसमें डियाना और फातिमा सना होती हैं। और वर्ल्ड कप में भी मैंने नोटिस किया था कि डियाना के बाद हमने तस्मीया रुबाब को डेब्यू करवाया था, और जो हम एक थर्ड पेसर की लायबिलिटी ले लेते हैं वो हम लेते हैं आलिया रियाज से। बट कंसिडरिंग के आलिया रियाज इज़ मतलब अभी तक तो वो परफॉर्मेंसेस दे रही हैं एंड शी इज़ ऑन द मेरिट, लेकिन अगर हम कहते हैं ना कि रिप्लेसमेंट ऑफ आलिया रियाज, फिर वही बात आ जाएगी कि जहां हम स्पिन ऑलराउंडर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास फिर पेस ऑलराउंडर की भी स्ट्रगल आएगी। सो इज देयर एनी प्लेयर इन डोमेस्टिक के हु कैन रिप्लेस, या हम जिन प्लेयर्स को ऐसी सीरीज पे कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स की सीरीज बहुत कम होती हैं एक तो, सो एक्सपोजर देने के लिए यही सीरीज है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, अभी हम T20 आई सीरीज खेल रहे हैं, जबकि हमारी अगला जो वर्ल्ड कप है वो वनडे का है। सो क्या यह नहीं हो सकता था कि इस सीरीज में हम यंग पेसर्स के साथ या यंग पेस ऑलराउंडर्स के साथ जा सकते थे, टू जस्ट गिव देम द कंडीशंस। यस, माना कि हम वैसे ही इतनी सीरीज नहीं खेलते तो एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, बट टू मेक समथिंग, ये चीज हो सकती थी कि नहीं? बिलाल। ये आपने मेरे से सवाल किया? जी सर। अच्छा, वैसे अभी अगर डोमेस्टिक से देखें तो आलिया रियाज के स्टैंडर्ड का तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो हमें मिडल में आके स्पिन हिटिंग भी दे सके और फिर थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सके। अगर उनके आपने मुतबादल में कोई तैयार करना है तो फिलहाल तो हमारे पास सद्दफ ही है, लेकिन सद्दफ की गेम स्पिन के अगेंस्ट तो इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमने देखा है सद्दफ को इंग्लैंड में एक एक आध इनिंग खेली थी, तो जहाँ तो बॉल अच्छा आता है फास्ट बॉलर्स का और ट्रू बाउंस पे आता है तो सदफ बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन एशिया में और स्पिन पे वो काफ़ी स्ट्रगल करती हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक में एज़ सच कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो अभी आलिया को रिमूव कर सके या कोई हम कह सकें कि ये रिप्लेसमेंट है, हम इसको आइंदा 6 माह, 8 माह या साल में देख सकते हैं। एज़ सच कोई नहीं है कि जो हमारे पास पेस ऑप्शन भी दे सके। आलिया रियाज़ अब तो वो पेस ऑप्शन नहीं देती, लेकिन पहले तो देती थी। उस पेस ऑप्शन पे अभी हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, जो हमें मिडल में आके अभी ईमान फ़ातिमा आई है मिडल में, लेकिन वो फिर बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। वो शायद हिटिंग तो दे दें हमें आलिया रियाज़ वाली आइंदा 1-2 साल में, लेकिन वो शायद फिर हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं है।
तो आई थिंक एक सद्दफ शम्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ऑप्शन है डोमेस्टिक में जिस पे काम कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल मैनेजमेंट का ज़्यादातर फ़ोकस सदफ़ पे ही है कि उसको ही कोई ऐसा ऑलराउंडर पे मैनूवर किया जाए, जो आने वाले सालों में हमें इफ़ेक्टिव हो। बिलाल, हाउ अबाउट हमना बिलाल? मैंने उनको ऐसे खेलते हुए ऐसे देखा नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने शायद देखा हो, तो आपको लगता है कि वो इस तरीके से डेवलप की जा सकती हैं? क्योंकि आई थिंक शी कैन बैट। जी, मैंने उनको यूनिवर्सिटी लेवल टूर्नामेंट्स में तो बैटिंग करते हुए देखा है। अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक में मैंने उनकी ख़ैर इतनी बैटिंग भी नहीं आई डोमेस्टिक में, और मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको बैटिंग करते देखा है। लेकिन अब ऑप्श मसला फिर वही है कि शी इज़ अ बॉलर, वो एक प्रॉपर बॉलर है, जो थोड़ा बहुत बैट घुमा लेती हैं। लेकिन आपको याद होगा कि फ़ातिमा भी जब शुरू-शुरू में आई थी, तो फ़ातिमा भी ऐसे ही थी, प्रॉपर बॉलर थी और थोड़ा बहुता बैट घुमा लेती थी, और अब माशाल्लाह फ़ातिमा एक प्रॉपर बैटर भी हमारे साथ हैं। तो उन पे काम तो किया जा सकता है डेफ़िनेटली। लेकिन जो स्पेशलिटी आलिया रियाज़ की है, जो आलिया रियाज़ हमें ओवर द ईयर्स देती रही है, वो ये है कि आलिया स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी है। मसलन हमें ये हमेशा रहता था कि जब भी आलिया स्पिनर्स के अगेंस्ट खड़ी होती थी, तो हम कहते थे कि शायद निकल के एक छक्का तो आ ही जाएगा इस ओवर में। तो वो उस तरह का जो ऑप्शन है, वो अभी ऑल-राउंडर की शेप में मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमना बिलाल डेफ़िनेटली एक ट्राई हो सकती है कि उनको भी बैटिंग दी जाए और बैटिंग कराई जाए। जैसे फ़ातिमा भी ऐसे ही थी जब वो शुरू-शुरू में आई थी। ओवर द ईयर्स उन्होंने अपनी गेम को बिल्ड किया और आज वो हमारी प्रॉपर बैटर है। तो डेफ़िनेटली हमना बिलाल जो हैं, उन पे भी काम किया जा सकता है। अच्छा, सो बिलाल, जैसे कि हमने बिलाल की बात की है आपने, अगर मैं आपसे पूछूँ कोई 5 ऐसे प्लेयर्स इन इस स्क्वाड से निकाल के जो जिन पे काम किया जा सकता है, वो कौन होंगे? जी, देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें ईमान फ़ातिमा पे काम किया जा सकता है, क्योंकि हमें मिडल ऑर्डर बैट्समैन की बहुत ज़रूरत है। आलिया रियाज़ नो डाउट अभी वो अच्छा खेल रही हैं, जैसे सकीना ने भी मेंशन किया, लेकिन वो कितनी देर खेलेंगी? 2 साल और खेल लेंगी। तो हमें मिडल ऑर्डर पे बहुत काम करना है, तो उनकी ज़रूरत है, और फिर मिडल ऑर्डर में भी हमें पावर हिटिंग की चाहिए, और दूसरा हमें ऑल-राउंडर की चाहिए, तो उसमें रामीन और सद्दफ़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इन पे हम काम करें, और इनमें से हमारे पास दोनों में से अगर 2 नहीं तो 1 तो हमारे पास प्रॉपर बैटिंग, बॉलिंग ऑल-राउंडर हो जाए। और तीसरा, मुझे नहीं समझ आई इस स्क्वाड में, आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा तस्मीर बाब को लाया गया, पहले उन्हें साउथ अफ्रीका जो हमारी होम सीरीज़ थी, उसमें भी खिलाया गया और लाया गया। अब पता नहीं वो इंजर्ड हैं या उनको वैसे ड्रॉप कर दिया गया है। फिर नेहा शर्मीन एक लड़की नाम है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको डाला गया इस कैंप में। तो समझ नहीं आई कि दोनों में से किसको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो आई थिंक एक पेस बॉलिंग जो हमारे पास लेफ्ट आर्म है, उस पे काम करना चाहिए। हमारे पास सारे राइट आर्म ऑप्शंस हैं। तो मेरा ख़्याल तस्मिया या नेहा जो भी मैनेजमेंट को सूट करती हैं, क्योंकि हमें तो यही लगा था कि जिस तरह तस्मिया और वाब को प्रेज़ेंट किया गया है, उस पे अब मैनेजमेंट प्रॉपर काम करेगी। लेकिन अब वो किस बेस पे ड्रॉप हुई हैं, ये भी नहीं पता, क्या पता वो इंजर्ड हों। तो आई थिंक इन 3-4 प्लेयर्स पे हमारा जो है वो फ़ोकस होना चाहिए, और तूबा हसन पे आई थिंक उसे थोड़ी ज़्यादा बैटिंग देनी चाहिए। वो उसके अंदर एबिलिटी है बैटिंग में, ख़ास तौर पे स्पिन के आगे। तो जिस नंबर पे वो उनको भेजा जाता है 7-8 पे, वो बेसिकली उनका नंबर नहीं है। अगर पाकिस्तान की विकेट्स ऊपर से 1-2 जल्दी गिर जाती हैं, तो मिडल ओवर में जहाँ पे स्पिन ऑप्शंस हों, ख़ैर आयरलैंड में शायद इनको इतने स्पिन ऑप्शन ना मिले, लेकिन ओवरऑल जहाँ पे स्पिन ऑप्शंस हों, तो तूबा हसन से बैटिंग करानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वर्ल्ड कप से पहले-पहले हमारे पास एक और बैटिंग ऑप्शन क्रिएट हो। अच्छा, हम पेसर्स की बात करें तो एक प्लेयर हमने शाहीन्स में भी खेली हैं, पाकिस्तान ए में महानूर ज़ेब, जो अंडर 19 टीम का भी हिस्सा थी। सो अगर आप उस प्लेयर के बारे में अगर हम बात बता सकते हैं कि हाउ इज़ शी इज़ प्लेइंग रिसेंटली, क्योंकि मैंने उनको क्लोज़ली यहीं पे जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने आई थी, वहाँ पे फ़ॉलो किया था, एंड मतलब शी इज़ समथिंग के जो खुद से भी जान लगा के खेलती है और मतलब माइंडसेट क्लियर है। तो अगर आप उसकी परफ़ॉर्मेंसेज़ पे बात करते हो, क्योंकि जब
वो वार्म अप मैच हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश, तो वहाँ पे भी उसने परफ़ॉर्म किया था। तो अगर कुछ ऐड करना चाहो? जी, वो ज़ेबुन्निसा राइट आर्म फ़ास्ट बॉलर हैं। उन्होंने हमारे ओडीआई जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था लास्ट दिसंबर को, उसमें बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था और वो आई थिंक टॉप 3 या 4 में थी लीडिंग विकेट टेकर्स में, और फ़ास्ट बॉलर्स में तो मैं वो महमूद जॉइंट ज़ैब की लीडिंग बात विकेट कर रहा टेकर हूँ। थी। तो उसपे तो ये है कि उन पे भी काम हो सकता है। वो एक थोड़ा शॉर्ट इन स्टैचर हैं, लेकिन स्किडी बॉलर हैं, उन पे भी काम हो सकता है। बट आई थिंक वो थोड़ा उनकी टी20 में परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में इतनी ख़ास अच्छी नहीं आई, लेकिन ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंसेस जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट था उसमें बहुत अच्छी थी। और क्या अगर वहीदा अख्तर और उनका बड़ा मुकाबला था, आप देखें जो सितंबर में सीरीज़ आ रही है, आई थिंक के मैनेजमेंट अभी वर्ल्ड कप से पहले तो नहीं उन्हें लेके आएँगी, लेकिन देखें अगर वहीदा की जगह उनको सेलेक्ट किया जाता है ओडीआई में और वहीदा को टी20 के लिए रखा जाता है, ये तो मैनेजमेंट पे है। लेकिन ओडीआई में उनका वहीदा के साथ डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पूरा एक कॉम्पिटिशन था और वो इन कॉम्पिटिशन एज़ अ थर्ड पेसर इन ओडीआई, बट इट्स अप टू मैनेजमेंट कि वो कैसा डिसाइड करते हैं। जैसे कि ना हम टॉप ऑर्डर पे आ जाते हैं अपनी बैटिंग पे। अगर आप पाकिस्तान का जो मेन टॉप ऑर्डर की बात करते हैं, व्हाट विल बी योर बैटिंग ऑर्डर? कि ऑब्वियसली मुनीबा स्टार्ट, सिद्रा आई एम श्योर कि उनको भी वो भी स्टार्ट लेंगी। तो आई एम एक्चुअली नॉट श्योर कि टॉप 4 क्या बनेगा इस दफ़ा। सिद्रा जो है वो वन डाउन बैट करती रही हैं रिसेंटली, तो मे बी हो सकता है कि सिद्रा जो है वो ओपनिंग ना करें, वन डाउन ही आए, अगर आए। उसके बाद जो है आई थिंक सदफ में से और गुलफिरोजा में से आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। मुझे लगता है कि ईमान के साथ हम स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। तो मुनीबा, सिद्रा एंड ईमान, आई फील लाइक दे आर गोइंग टू बी देयर, एंड वन फ्रॉम गुलफिरोजा और सदफ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिद्रा ओपन करी थी टी20 वर्ल्ड कप में। नहीं, मैं डोमेस्टिक की बात कर रही हूँ, शी वॉज प्लेइंग वन डाउन। तो अगर हम डोमेस्टिक से कैरी कर रहे हैं तो हम्म, सही। अब ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं पाकिस्तान स्क्वाड के हिसाब से। हम हर दफ़ा ही नया ओपनिंग पे उतार देते होते हैं। सो ये हो भी सकता है कि मुनीबा और सिद्रा ओपन कर दें। नहीं, वो तो हो सकता है। मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट विल बी योर्स टॉप ऑर्डर, या व्हाट विल बी योर प्लेइंग 11? अगर मैं आपसे पूछता हूँ सकीना नाज की प्लेइंग 11 क्या होगी? ओके, अच्छा टफ कॉल, क्योंकि मैंने ऐसे बनाई नहीं इस दफ़ा। ओके, मुनीबा होंगी ऑब्वियसली। आई स्टार्ट विद ईमान डेफिनेटली। आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद सिद्रा वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि टी20 हम काफ़ी टाइम के बाद खेल रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि हम गुलफरोजा को और सदफ को टाइम दे दें, लेकिन आप अ, हमें पता है कि सिद्रा को खिलाया जाएगा। उसके बाद जो है आई विल गो विद सदफ, एंड देन इन द मिडल ऑर्डर आपको काउंट करने पड़ेंगे प्लेयर्स, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बोली जा रही हूँ। मिडल ऑर्डर वी विल हैव आलिया ऑब्वियसली, नजीहा, फातिमा, सादिया, तूबा एंड डियाना, नशरा। सो आई थिंक 11 हो गए। यस। ओके, सो बिलाल आपकी क्या 11 होगी? जी, आप वो अभी वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे कि सिद्रा ने ओपनिंग या वन डाउन, वर्ल्ड कप में भी 2 मैचेस में सिद्रा ने वन डाउन बैटिंग की थी। तो उसके बाद मैंने जो हमारे क्वालिफायर्स थे, तो उसमें भी हमारे जो हेड कोच है मोहम्मद वसीम, उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि सिद्रा अमीन हमारे पास अब काफ़ी देर से वन डाउन बैटिंग कर रही हैं, बहुत फॉर्मेट्स में, तो वो हमारी अब वन डाउन बैटर ही हैं, अनलेस कि हम कोई ओपनर हमारा स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मुनीबा तो डेफ़िनेटली एक साइड पे ओपन होंगी और दूसरी साइड पे गुलफरोज़ा या
सदफ होंगी ओपनर, और ये डिपेंड करता है कि अब मैनेजमेंट मनीबा से विकेट कीपिंग कराएँगे जो वर्ल्ड कप में उन्होंने की थी। अगर तो मनीबा से कराएँगे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि मनीबा के साथ सदफ ओपनिंग बैटिंग करने आएँ, क्योंकि शायद उनकी पेस बॉलिंग ऑप्शन यूटिलाइज़ की जाए। वन डाउन पर डेफिनेटली सिद्रा अमीन आएँगी, और उसके बाद 4 नंबर पे अब देखना होगा कि सिद्रा के बाद एक यंगस्टर को डालते हैं या सिद्रा के बाद आलिया को डालते हैं। इफ आई हैव टू चूज़, तो मैं तो ईमान फातिमा को भेजूँगा नंबर 4 पे, और फिर आलिया रियाज़ को भेजूँगा नंबर 5 पे, क्योंकि दो मैं चाहता हूँ कि 2 सीनियर्स के बीच में यंगस्टर बैटिंग करें। तो ये ओल्ड टेक्नीक है, लेकिन अब इट्स अप टू मैनेजमेंट के वो 4 या 5 नंबर पे कैसे इसको शफ़ल करते हैं। बट इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन के हम किस सिचुएशन में मैच चल रहा है। वो शुरू के ओवर्स हैं या एंड के ओवर्स हैं या मिडल के ओवर्स हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन के कौन-सी सिचुएशन में हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। बट टॉप 5 तो मेरी यही होगी। 6 में अब हमें देखना है कि अगर हमें एक स्पेशल ऑफ स्पिनर चाहिए या मसलन हमें एक बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम रामीन को सिलेक्ट कर सकते हैं या नतालिया को सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो इफ आई हैव टू गो तो मैं नतालिया परवेज़ के साथ जाऊँगा, और 7वें नंबर पे तो डेफ़िनेटली तूबा हसन होंगी। उसके बाद 2 हमारे पेसर्स होंगे, फ़ातिमा और डियाना, और 2 स्पिनर्स होंगे नशरा और सादिया। ऑलराइट। अच्छा, सो हमने सीरीज़ पे बात कर ली, हमने टीम पे बात कर ली है। मैं थोड़ा-सा आउट ऑफ टॉपिक जाऊँगा और मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमने देखा है कि रिसेंटली इट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को एक मैनेजमेंट मिली है जो काम कर रही है, और हमें रिजल्ट्स भी नज़र आए हैं, क्वालिफायर्स की शक्ल में रिजल्ट नज़र आए हैं, गेम्स की शक्ल में रिजल्ट्स नज़र आए हैं। बट इन योर ओपिनियन, आप दोनों के ओपिनियन में, कहाँ अभी भी हम लैग कर रहे हैं और क्या चीज़ें हेल्प हो सकती हैं टू डेवलप पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट इन अ बेटर वे? एक तो इशू आता है, हम जो भी बजट की दिया जाता है वुमेन्स क्रिकेट को, उसमें इश्यूज इश्यूज आते हैं, और भी मसाइल हैं। सो टू हाईलाइट द मेन रीज़न व्हाई पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट इज़ नॉट ग्रोइंग, वो आप दोनों की नज़र में क्या क्या है और क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगर हम बाकी मैं क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट को भी उन स्पोर्ट्स के साथ शामिल करता हूँ जिन स्पोर्ट्स पे जिन स्पोर्ट को उस तरह से ये सब चीज़ें मुहैया नहीं की जा रही, रिसोर्सेज नहीं दी जा रही, जिनमें फुटबॉल आती है, हॉकी आती है और बाकी चीज़ें आती हैं। सो वुमेन्स क्रिकेट में क्या चीज़ें, क्या कमी है जो हम अक्सर देखते रहते हैं, जिसमें से जो अगर मैं एज अ व्यूवर एक बात करता हूँ, क्योंकि हमें हर चीज़ मीडिया के थ्रू पता चल रही होती है, और वो एक चीज़ फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक इदारा है, एक इदारे के अंदर 2 टीम काम करती हैं। एक की कवरेज फुल हाई लेवल पे दी जाती है और दूसरे की नहीं दी जाती। आई एम नॉट सेइंग कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो काम नहीं करते, बट कहीं न कहीं लैक ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है। सो स्टार्टिंग विद सकीना, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं? मैं अभी लीग्स वगैरह स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो फिर अल्टीमेट है ना, वहाँ पे तो काम हो ही नहीं रहा। अच्छा, रहमान, आपने मैनेजमेंट की बात की, तो हमारी जो इस टाइम टीम के साथ जो टीम है, यानी कि जो आपका कोचिंग स्टाफ है, वो बहुत अच्छा स्टाफ है। लेकिन जब हम उसके पीछे चले जाते हैं तो वहाँ कहीं न कहीं आपको लैकिंग नज़र आती है, वही आपको प्लानिंग में नज़र आती है फिर लैकिंग। वही आपका आपका जो आपका डोमेस्टिक स्केड्यूल अनाउंस होता है या फिर आपका जो कैलेंडर ईयर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें नज़र आता है कि कहीं न कहीं अ, जो लोग जिन लोगों को काम करना है, उनके अंदर विल ही नहीं है काम करने की उस चीज़ के लिए। अगर आप अभी डोमेस्टिक का जो कैलेंडर अभी अनाउंस हुआ है, उसको खोल के देखें तो उसके अंदर एक अंडर 19 का टूर्नामेंट है, एक इंटर यूनिवर्सिटी है, 2 सीनियर टूर्नामेंट्स हैं। ठीक है, तो 4 टूर्नामेंट्स के ऊपर कौन सी दुनिया के अंदर आप टीम स्पोर्ट्स ला सकते हो? पूरे साल के अंदर 4 टूर्नामेंट। और अगर हम लोग पाथवे की बात कर लेते हैं, तो पाथवे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना फिर। तो जब आपके पास पाथवे के अंदर यही है कि आपने सिर्फ एक अंडर 19 कराना है, उसके बाद वही अंडर 19 के प्लेयर सीनियर प्लेयर्स में जाएंगे, तो फिर आपको वही स्ट्रगल देखने को मिलती है कि वो जो डोमेस्टिक के बुली होते हैं, वो इंटरनेशनल में आके बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, क्योंकि उनसे परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। आपको ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स देने पड़ते हैं। जो आपका नया प्लेयर आता है उसको सिर्फ स्टेबल होने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि क्वालिटी जो गैप है वो ही इतना ज़्यादा है। और उस चीज़ को कम करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमें तो अंडर 16 और अंडर 15 के टूर्नामेंट से स्टार्ट लेना चाहिए। हमें तो 3 से 4 इस टाइम डोमेस्टिक के अंदर सिर्फ
एज ग्रुप्स के टूर्नामेंट होने चाहिए, जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर आपके पास लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग फॉर्मेट है ओडीआई है, उसके ऊपर उसके अंदर सबसे बड़ा जो इशू आता है हमारे पास, हमारे हमारे लिए बैटर्स का के टेम्परेमेंट का आता है कि, या फिर हमारे फील्डर्स का आता है कि वो थक जाते हैं। उसकी रीजन ये नहीं है कि फिटनेस का इशू सिर्फ है, फिटनेस का चलो इशू होगा ही होगा, मैच प्रैक्टिस ना होने का भी इशू है। जब आपने साल के अंदर 10 ही वनडे मैचेस खेलने हैं, तो आपका प्लेयर के अंदर टेम्परेमेंट आएगा कहाँ से कि वो 50 ओवर्स में फील्ड कर सके, 50 ओवर्स खड़ा होकर बैट कर सके। तो ये वाले इश्यूज हैं आपके, जो आपको देखने को जो अभी भी वहीं के वहीं है। हमारा डोमेस्टिक इससे बेहतर था आज से 10 साल पहले शायद, अब मुझे अब ईयर्स में मिक्स कर जाऊंगी, लेकिन एक टाइम के अंदर हमारे पास डोमेस्टिक के अंदर डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट्स हो रहे होते थे, किसी भी के अपने टूर्नामेंट्स हो रहे होते थे, प्राइवेट टूर्नामेंट्स हो रहे होते थे, और उसके अंदर सीनियर प्लेयर्स भी मिक्सचर में खेल रहे होते थे। आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको रिड्यूस करते गए हैं क्वालिटी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं उन्हीं टूर्नामेंट्स के साथ क्या आप एक सीनियर्स के लिए स्पेशलाइज टूर्नामेंट कर रहे हैं जिसमें आप क्वालिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं कि आपके टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें आपके, गुड गुड बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक और टूर्नामेंट भी होना चाहिए जो आपको ऑप्शनल कर देना चाहिए आप सीनियर्स के लिए, कि एटलीस्ट जो जूनियर्स उनको प्ले टाइम तो मिले। वो आप कर नहीं रहे हैं। बजट की आपने बात की, तो बजट जो है वो हर हर दूसरे साल हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिलती है, बल्कि अभी रिसेंट में ही होना शुरू हुआ है कि जी बजट बढ़ा दिया गया, बजट बढ़ा दिया गया, लेकिन जो बढ़ाया हुआ बजट है वो आपको प्रैक्टिकली नजर नहीं आता है। आज से हम लोग 2019-2020 के अंदर हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे हमारा डोमेस्टिक। अब आप देखें तो फाइनल लाइव स्ट्रीम होता है, उसकी भी क्वालिटी इंतहाई खराब होती है। तो तो देखने वाली चीज ये है कि क्या बजट उस टाइम ज्यादा था कि बजट इस टाइम ज्यादा है। तो या तो बजट की प्लेसमेंट ही नहीं है, या फिर बजट सिर्फ अनाउंस होता है दिया नहीं जाता, या फिर जिनको दिया जाता है वो स्पेंड नहीं करते बजट। तो यही मसले हैं। अच्छा, एक और आपने बात की ना कि हम टेम्परामेंट और ये सब है। मैंने देखा, रिसेंटली देख रहा था, और मेरे लिए भी एक न्यूज़ थी कि मुझे पता चला कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट पहले टेस्ट क्रिकेट भी खेलती थी। अब टेस्ट क्रिकेट हमें नहीं नज़र आती। अगर हम अपने नेबर्स में देखते हैं या बाकी वो क्रिकेट में देखते हैं, वहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट मतलब 3 डेज़ 4 डेज़ क्रिकेट होती है। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? या पाकिस्तान, या हमारे पास प्लेयर्स नहीं है जो 4 डे खेल सकें, 5 डे खेल सकें, या हमारी मैनेजमेंट इंटरेस्ट नहीं लेती? एंड इन योर ओपिनियन क्या हमें रेड बॉल की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि मेरा मेरा जो ओपिनियन है, मैं किसी भी मेंस क्रिकेट हो, वुमेन्स क्रिकेट हो, आपका प्लेयर बिल्ड ही तब होता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम खेल रहा होता है, उसे गेम टाइम मिल रहा होता है, वो ग्राउंड में होता है, वो जितना फील्ड पे दे रहा होता है, फिर उसके बाद ही वो प्लेयर तैयार होता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा, आपने अभी इसकी बात की ना, तो एक टाइम के अंदर हमारे पास नाहिदा खान होती थी, जवेरिया होती थी, बिस्मा होती थी। हम लोग उस टाइम ये चीज देखा करते थे कि अगर हम लोग अभी इस स्क्वाड के साथ इन प्लेयर्स के साथ जाते हैं 3 डे या 4 डे के ऊपर, मतलब टेस्ट क्रिकेट की तरफ, तो हम शायद कुछ कर सकेंगे, क्योंकि ये वो प्लेयर्स थे जिनमें टेम्परामेंट था, जो अच्छा लॉन्ग्स में खेल सकती थी, जिनके अंदर पेशेंस था डॉट बॉल्स का प्रेशर लेने का। तो वो प्लेयर्स अभी जब हम देखते हैं, आप अपने जो हम आपका स्क्वाड, अब के हमारे प्लेयर्स देखते हैं, तो अब वो वाले प्लेयर्स उनमें वो वाली चीज नहीं है। उसकी कहीं ना कहीं रीजन ये भी है कि आपका डोमेस्टिक श्रिंक होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो प्लेयर्स वो थे जिन्होंने उस टाइम पे खेले थे जिस टाइम एक लंबा एक डोमेस्टिक चला करता था, क्योंकि इंटरनेशनल नहीं होता था। अब इंटरनेशनल तो हो रहा है लेकिन डोमेस्टिक श्रिंक हो रहा है, तो जो नया प्लेयर आ रहा है उसमें वो चीज नहीं है। जो आपने बात की टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट हम लोग डायरेक्टली जाके अगर हम अभी इस स्पॉट को ले जाएंगे कि टेस्ट क्रिकेट खेलो, तो उनसे नहीं खेला जाएगा, ऑब्वियसली इंटरनेशनल नहीं खेल सकेंगे। आपको करना क्या कि आपको 5 ईयर्स 6 ईयर्स का प्लान देना है कि हम 3 डे से स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक के अंदर। आप ना बनाए 3-4 टीमें, आप 2 टीमें बनाए, 2 से 3 मैच की सीरीज करा लें, हर साल कराएं। आपको 3 से 4 साल के बाद प्लेयर्स मिल जाएंगे जिनके अंदर टेम्परामेंट होगा, जिनके अंदर वो क्वालिटी होगी कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकें। और इसके ऊपर बात भी होती है, ऐसा नहीं है कि पीसीबी के अंदर या पीसीबी से बाहर इसके ऊपर बात नहीं हुई या फिर इसकी प्लानिंग नहीं की गई है। करते हर दफा ही है, लेकिन कभी भी उसको प्रैक्टिकली नहीं किया जाता, सिर्फ उसे हवा में बातें हो रही होती हैं कि हमें 3 डे करना है या हमें 4 डे करना है। आपको स्टार्ट डोमेस्टिक से लेना पड़ेगा कि आपको 2 टीमें बेशक बनाएं, और आप उनके आपस में 2 से 3 मैचेस हर साल कराएं। उसी से आपकी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपका टेम्परमेंट बढ़ेगा। क्योंकि एक टाइम तो था कि जिसमें हम कह सकते थे कि हाँ ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंटरनेशनल थी,
और जो क्वालिटी क्रिकेट इंटरनेशनल में इस सेंस में कह लें कि जो आपका पेस ऑफ गेम था, वो उस तरीके से था कि जिसको आप थोड़ा बहुत मैच कर सकते थे। कुछ टाइम के अंदर ही, क्योंकि इंडिया को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और वो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो बढ़ा है। आप रन आप रन रेट ही ले लें, जो ओवरऑल चेंज हुआ है ओवर द इयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, हम उसके साथ जो है वो क्या कहते हैं, कैचअप नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम बिल्कुल भी। एक टाइम के अंदर डिफरेंस थोड़ा कम था, तो उस टाइम हम सोचा करते थे जो कि ये चीजें जो हैं वो 2016-2017 में हो जानी चाहिए थी। अब आपको जो है वो अब अभी भी आप उस पर कुछ प्रैक्टिकल तो काम कर नहीं रहे हो। तो बात फिर वहीं पर है कि आपको डोमेस्टिक से स्टार्ट लेना है, और आपको एक विल चाहिए, आपको 4-5 ईयर्स का प्लान चाहिए इस चीज़ के लिए। तभी जो है वो आपके प्लेयर्स जो हैं वो प्लेयर्स में टेम्परमेंट डेवलप होगा और आप जा सकेंगे टेस्ट क्रिकेट की तरफ। यस, और वही आपकी वाली बात है, हम डायरेक्टली तो इनको बायलैटरल्स पे नहीं लेके जा सकते। उसके लिए आपको व्हाट आई थिंक यू हैव टू डेवलप ट्रॉफी, जैसे आपकी डोमेस्टिक में हनीफ मोहम्मद और कायद आजम ट्रॉफी है, वैसे ही आप कोई ट्रॉफी लेके आ सकते हैं इन फॉर वुमेंस क्रिकेट। बेशक आपने 2 टीम्स का कहा, अब आप मैक्स मिनिमम 3 टीम्स के साथ स्टार्ट करें, उनकी आप ट्रायंगुलर सीरीज टाइप करवाएं, आप 3 मैच आपने एक दूसरे से खेलना है। बहुत से आइडियाज़ हो सकते हैं, बट बात वही है कि राइट मैन एट द राइट पोजीशन, जो कि हमने इस मैनेजमेंट में रिसेंटली, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की बात करते हैं, ज़्यादा तो मैं बात नहीं करूँगा उन पे, लेकिन वी हैव सीन इन कैपेबिलिटी, जो बंदा जिस रोल पे है वो उस रोल के लिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कम्युनिकेट सही कर रहे हैं, अपना काम अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहे हैं, बट एट द एंड जितना उनके पास नॉलेज है वो उतना ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में मेंस हो या वुमेन्स हो वो उस तरह से नहीं कर पा रहे। बहुत सी पोजीशंस ऐसी हैं जिनका अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊं तो वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन वो उस पोजीशन पे हैं जो वो डिज़र्व नहीं करते, एंड अगर राइट मैन एट द राइट पोजीशन हो तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। और हमने अक्सर देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके तो वादे कर दिए जाते हैं कि हमने बजट बढ़ा दिया, हम फोकस करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये सब नहीं होता, और ये बहुत देर से चल रहा है, और रिसेंटली लास्ट 2-3 ईयर्स में ये चल रहा है। यस, आपने भी ये बात की थी कि मैनेजमेंट टीम के साथ जो है वो बेस्ट है, और प्लेयर्स भी हमें कुछ हैं कि वो इन फॉर्मेट्स को सूट कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट, इसी की वजह से हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। बट वही अगर हम बैकअप्स की बात करते हैं, डोमेस्टिक की बात करते हैं, इतना लार्ज रूम है कि वही मुसीबत, और मतलब वही एक मुश्किल है टू ग्रो। सो बिलाल, आप इन सब पे क्या कहेंगे, एंड व्हाट्स योर टेक, क्या कमी, और ये जो हमने पूरी कन्वर्सेशन की है इस पे आपका क्या टेक है, और आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है? जी, मैं अपना स्टार्ट करना चाहूँगा 2 डे और 3 डे क्रिकेट से, जिसकी सकीना ने बात की, और फिर मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि जो अक्सर मीडिया पे बताया जाता है कि हमारी जो प्लेयर्स हैं, वो उनमें टेम्परामेंट नहीं है, या वो जो 2 डे 3 डे क्रिकेट खेल नहीं पाएँगी। क्योंकि जब मैं थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू देख रहा था किरण बलोच का, वो बता रही थी कि जब हम 2004 में टेस्ट क्रिकेट खेलने गए थे, तो तब भी हमें यही कहा जाता था, हमारे बारे में यही मीडिया पे था कि ये तो नहीं खेल पाएँगी, फिर हमने पहला दिन पूरा खेल दिया 1 विकेट पे। तो आई थिंक एवरीबॉडी स्टार्ट्स विद के उनको नहीं आता, ठीक है? या उनसे नहीं खेला जाएगा। क्रिकेट हर कोई ऐसे ही स्टार्ट करता है। जब मेंस की टेस्ट फॉर्मेट स्टार्ट हुआ था, तो तब भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। तो हमें ये अगर 3 डे नहीं भी करना, तो हम इसको 2 डे क्रिकेट से तो स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बेसिकली हमारी अब ज़रूरत बन गई है कि हम अब प्लेयर्स को लॉन्गर लॉन्गर क्रिकेट दें। हम अगर आप दूसरे कंट्रीज़ का सीज़न्स देखें ना क्रिकेट का, तो उनका 2-2 3-3 माह सीज़न्स चलता है। हमारे ये हो रहा है, हमारे डोमेस्टिक ओडीआई जो टूर्नामेंट है स्पेशली, उसका हर साल मैचेज़ कम ही किए जाते हैं। पहले 2024 का जो मई में टूर्नामेंट हुआ था, उससे मैचेज़ कम करके हमने दिसंबर में 23 या 24 किए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर अभी 2 और कम कर दिए। अभी तो माशाल्लाह ये भी है कि हमने एक टीम भी कम कर दी है ओडीआई में। तो हम बेसिकली अगर क्लब क्रिकेट देखें वुमेन्स की, या जो भी थोड़ी बहुत है हमारी क्रिकेट, वो सारी टी20 बेस्ड है।
आप मेंस क्रिकेट में अगर देखें तो क्लब क्रिकेट में 35, 40 ओवर्स और 50 ओवर मैचेस होते हैं, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में ये मैचेस नहीं होते। वुमेन्स क्रिकेट में जो ओडीआई का एक ही प्लेटफॉर्म है वो हमारा डोमेस्टिक है, और हर साल हम उसके भी श्रिंक करी जा रहे हैं, कभी मैचेस कम कर देते हैं, कभी टीम्स कम कर देते हैं, और जिससे ये होता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कम सेलेक्ट होते हैं। अब इस आने वाले टूर्नामेंट में अगले साल में 16 प्लेयर्स कम सेलेक्ट होंगे जो ओडीआई खेलेंगे, और वो उन 16 में से वो प्लेयर्स भी होंगे जिन्होंने लास्ट डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन क्योंकि वो कुछ अपनी रीजन और ये टीम्स की बेस पे रह जाएं। लास्ट टाइम जो अच्छी चीज़ मैनेजमेंट ने की थी ओडीआई में, वो ये की थी, तो इन्होंने एक ड्राफ्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, जिससे थोड़ा-सा स्कोर्स बैलेंस हुए थे और हमें ओडीआई का एक टूर्नामेंट भी अच्छा देखने को मिला दिसंबर में। लेकिन यही चीज़ अब अंडर 19 में नहीं नज़र आई थी। अंडर 19 का टूर्नामेंट मैंने पूरा कवर किया, और वो वन साइडेड टूर्नामेंट था। ऐसा टूर्नामेंट था कि ऐसे लग रहा था कि मैनेजमेंट को किसी प्लेयर का पता ही नहीं। एक ही टीम में सारी अंडर 19 पाकिस्तान की फ़ोर्स भर दी गई थी, और दूसरी टीम कराची की थी जो थोड़ी बहुत क ऊपर-नीचे थी, बाकी एक ही टीम में सारी अंडर 19 की फ़ोर्स भर दी गई थी। तो आई थिंक इस साल जब अंडर 19 का टूर्नामेंट हो, तो उसमें मैनेजमेंट वही सिस्टम करे जो उन्होंने नेशनल ओडीआई डोमेस्टिक में किया था। तो इस तरह, ताकि अंडर 19 में भी एक कॉम्पिटिशन देखने को मिले। वन साइडेड टूर्नामेंट्स आपको कभी इफ़ेक्ट नहीं करते। दूसरा, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को अब थोड़ा लंबा करना चाहिए। हम लंबा करने की बजाय उसे छोटा करी जा रहे हैं। कभी 23 से 21 मैच कर देते हैं, अब अगले साल पता नहीं शायद ये 19 पे आ जाए। तो अब ये चीज़ें हमें इन इन सीज़न्स को बढ़ाने की बजाय हम कम करने के तुले हैं, क्योंकि जो टी20 क्रिकेट है वो तो क्लब्स में मिल जाती है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट नहीं मिलती। और तीसरा मैम जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फाइनेंशियल। अब हमारे प्लेयर्स को आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख लें, एक लेबर की पे जैसे पैसे मिलते हैं, और दूसरा जो हमारे मैन ऑफ द मैच या मैच फीस होती है वो बहुत कम मिलती है। तो उन पे बात तो बड़ी की जाती है। इस मैनेजमेंट ने भी कहा था कि हम बढ़ा देंगे, वो सकीना वाली बात के हर बार एक खबर चल जाती है कि बजट बढ़ा दिया गया। इस बार भी खबरें मिली डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कि वुमेन्स क्रिकेट का बजट बढ़ा दिया गया, हालांकि ऑफिशियली तो इस बार कुछ नहीं आया। तो वो सारी चीज़ें आ तो जाती हैं, लेकिन हमें देखने को नहीं मिलती। देखने को हमें तब मिलेंगी जब आप वुमेन्स क्रिकेट की मैच फीसिस 15,000 से ज़्यादा करेंगे, 20,000 से ज़्यादा करेंगे, और जो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं डोमेस्टिक के, वो भी अब मुझे लग रहा है कि, क्योंकि लास्ट टाइम 90 कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिए गए थे क्योंकि 5 टीमें थी, और उनको डिवाइड करना था 5 टीम्स में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होना था। इस बार 4 टीमें हैं, तो आई फ़ियर कि वो भी 18 ना कॉन्ट्रैक्ट्स खींच लिए जाएँ और उनको 72 पे रिड्यूस कर दिया जाए, और फिर बाद में बात यही होगी जी, बजट इम्प्रूव कर दिया गया, बजट इंक्रीज़ कर दिया गया। लेकिन हमें प्रैक्टिकली बजट का कोई पता लगना चाहिए, वो इसी तरह पता लगेगा जब हम मैच फीसेस बढ़ाएँगे, मैन ऑफ द मैच की फीसेस बढ़ाएँगे, डेली अलाउंस आप बीच में कभी काट देते हैं, कभी $2 देते हैं, कभी $4 देते हैं। तो आप वो चीज़ को रिवाइव करेंगे इन सारी चीज़ें से। और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कैंप्स। आपने अभी रिसेंटली देखा है, कंट्रोवर्सी हुई जिसमें पीसीबी ने एक मीडिया रिलीज़ जारी की, और उसमें बड़े लंबे-चौड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए कैंप्स के, लेकिन मेरा ख़्याल है कैंप से ज़्यादा हमें मैचेज़ पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नो डाउट कि कैंप्स के अंदर भी मैचेज़ होते हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं जो आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं। तो अगर इन कैंप्स को रिड्यूस करके हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट को बड़ा कर लें, तो वो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए एक ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, आपकी बात आपने की ना कि मैचेस देखो एक चीज़ है कि आपने कैंप बुलाया है, आपने उसमें मैचेस किए हैं, वो पता है वो तैयारी के लिए मैचेस हो रहे हैं। जब एक टूर्नामेंट होता है ना तो उसके साथ एक टैग लग जाता है, टूर्नामेंट है, कॉम्पिटिशन है, आपका स्टैट्स रिकॉर्ड किए जाएँगे, आपका पता चलेगा कि आपने कितनी परफॉर्मेंसेस की है, तो एक प्लेयर के मेंटली भी इम्प्रूव होता है और फिर प्लेयर्स भी वहीं से निकलते हैं और फ़ायदा भी होता है। जहाँ तक गेम्स की बात है, वो आप एक माइंडसेट के साथ जाते हो, आपने क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, फिर आप उस पे खेल रहे होते हो कि अच्छा ये मेरी वीकनेस है और मैं इस पे इम्प्रूव करूँ, जो गेम्स में होता है। बात इस पूरी कन्वर्सेशन का अक्स ही ये है कि हम वी स्पीक बट
जहाँ पे काम करने की बात आती है वहाँ पे काम नहीं होते और देयर इज़ नो राइट मैन एट द राइट पोज़ीशन। कुछ लोग हैं जो एक्चुअली काम भी कर रहे हैं लेकिन मोस्टली कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो काम कर रहा है। सो जिसने ट्यून इन किया, थैंक you very much for listening our podcast and hope to see you soon, and do follow the sports site for more content on Pakistan sports, especially the sports which are not covered usually. So मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।